नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के फ्यूचर सुपर कैरियर आईएनएस विशाल के बारे में। ये भारत को कब मिलने वाला है, क्या ये कभी मिल भी पाएगा या नहीं मिलेगा, इसको लेके करंट में क्या स्टेटस है, क्या इसकी नीड एक्चुअल में भारत को है, क्या ये न्यूक्लियर पावर्ड होगा या फिर एक कन्वेंशनल पावर्ड होगा, इसमें कितनी क्षमताएं हैं, ये किस तरह अलग होगा हमारे जो करंट के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनसे, इन सारे ही बातों पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं बैकग्राउंड से थोड़ा सा। तो बैकग्राउंड की बात की जाए अगर दोस्तों, तो करंट में भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है जिसे हम आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारा आईएनएस विक्रांत, जिसपे मैंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाई थी, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आईएनएस विक्रांत की जो तैयारी करंट के हिसाब से है वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपने हार्बर ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है और ऐसी उम्मीद है कि 2023 तक ये इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएगा। तो जब ये शामिल हो जाएगा तो उसके बाद भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन नेवी हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। क्यों ऐसा? वैसे तो मेनली 2 ही जरूरत है, लेकिन तीसरे की जरूरत हमें तब पड़ती है ताकि हमारे पास परमानेंट 2 अवेलेबल रहें। इसलिए क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत समय तक कंटिन्यूअसली ऑपरेट होते रहते हैं, तो इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो जितने दिनों तक आपका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर अंडर मेंटेनेंस होगा उतने दिनों तक में आपका वो रीजन खाली रहेगा जहां पे आपने उसे डिप्लॉय किया है। तो इसलिए इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की हमें ज़रूरत है ताकि हम परमानेंट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल कर सकें। ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल कहाँ होंगे? तो पहला होगा अरेबियन सी में, जिससे कि हम पाकिस्तान पे नज़र रखेंगे, और दूसरा होगा बे ऑफ बंगाल, जहां से हम चाइना की एक्टिविटीज पे नजर रखेंगे और यहीं से हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अंडमान निकोबार के थ्रू वहां पे हम अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली इंडिया को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर परमानेंट चाहिए, तो तीसरे की जरूरत आ जाती है। तो ये आपने बैकग्राउंड समझ लिया। अब बात कर लेते हैं आईएनएस विशाल के बारे में। तो आईएनएस विशाल की अगर मैं स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी बताऊं कि ये किस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और कितना ज़्यादा अच्छा होगा जो हमारे करंट के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उससे, तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो बदली जाएगी वो ये होगी कि इंडिया अभी तक स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज़ करता है और ये एयरक्राफ्ट होगा कैटोबार बेस्ड। इसमें अंतर क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो स्की जंप जो होता है दोस्तों, वो बेसिकली आपने देखा होगा ये सामने के साइड से थोड़ा सा इसमें लिफ्ट होता है, ये ऊपर की साइड उठा होता है और एयरक्राफ्ट का ये रनवे होता है बेसिकली। और इस रनवे से जब कोई एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है तो उस उठे हुए पोर्शन की वजह से एक एयरक्राफ्ट को एक एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। नहीं तो इन जनरल अगर आप प्लेन जगह से किसी एयरक्राफ्ट को उड़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको लगभग 500 मीटर या कई केस में 700-800 मीटर तक का भी रनवे चाहिए होता है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियरों के पास इतना स्पेस नहीं होता है, इसलिए स्की जंप का यूज किया जाता है। तो इसमें फायदा या नुकसान क्या है इसकी बात करें तो सबसे पहली बात कि स्की जंप की जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ आपने एक बार बिल्ड कर ली, इसके बाद इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत मेंटेन रखना है, क्योंकि ये कोई मशीन नहीं है जो इसे मेंटेन करना होगा। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होता है। लेकिन वहीं अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो इसके थ्रू आप दोस्तों फाइटर जेट तो लगभग जितने तरह के होते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके थ्रू आप किसी बड़े एयरक्राफ्ट जैसे कि आपके एवेक्स सिस्टम होते हैं उस तरह के एयरक्राफ्ट को आप यहां से टेक ऑफ नहीं करा सकते, ये इसकी कमी होती है। तो जो कंट्रीज जैसे कि इंडिया भी इसे यूज करता है, चाइना भी करंट में स्टोबार की ही टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो इसके थ्रू आपकी रेंज लिमिटेड होती है, क्योंकि आप यहाँ पे फाइटर जेट या फिर किसी हेलीकॉप्टर के थ्रू अपने सर्विलांस का काम करते हो, उसकी रेंज थोड़ी लिमिटेड होती है, थोड़ी क्या काफी होती है। जबकि अगर आपके पास एवेक्स सिस्टम आ जाता है तो उससे आप काफी दूर के एरिया में नजर रख सकते हो। तो ये बेसिकली कमी होती है स्टोबार को यूज करने की। वहीं अगर आप कैटोबार यूज करते हो तो कैटोबार में क्या होता है, प्लेन ही रहता है आपका सरफेस जहां से आपका एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है, लेकिन कैटोबार का मतलब होता है कि इसमें एक ऐसा सिस्टम या एक कह लो मशीन लगी हुई होती है जिसके थ्रू आपका एयरक्राफ्ट पहले लॉक होता है और ये पीछे आता है बिल्कुल गुलेल की स्टाइल में। जैसे कि गुलेल में आप देखो कि एक इलास्टिक होता है जिसको आप पीछे खींचते हो और जब वो छोड़ते हो आप तो वो फोर्स के साथ बहुत आगे
तेजी से उसको जो भी चीज आपने गुलेल में लगाई है उसको आगे की ओर फेंक देता है। तो बिल्कुल उसी तरह कैटोबार सिस्टम काम करता है और इस पे भी उस मशीन के थ्रू आपके एयरक्राफ्ट को आप कह लो कि प्रेशर के थ्रू आगे की ओर भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से ये कितने भी भारी से भारी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने में सक्षम होता है। तो ये इसका काफी बड़ा फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे यही इसका घाटा भी होता है, क्योंकि कैटोबार सिस्टम में क्या इशू होता है कि इसके थ्रू आप सिर्फ हैवी या मीडियम वेट फाइटर जेट्स या फिर एयरक्राफ्ट को ही आप लॉन्च कर सकते हो। इसके थ्रू आप अगर एलसीए या फिर किसी अदर लाइट एयरक्राफ्ट को या फाइटर जेट को लॉन्च करते हो तो वहां पे ये चीज काम में नहीं आती है और उसके थ्रू डैमेज होने की ज्यादा संभावना होती है आपके एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये इसकी कमी है कि यहाँ से आप लाइट एयरक्राफ्ट को लॉन्च नहीं कर सकते और स्टोबार में आप हैवी एयरक्राफ्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका ने इसका तोड़ निकाला है और इस सिस्टम का नाम है इमाल्स। इमाल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये सिस्टम भी कैटोबार सिस्टम की ही तरह काम करता है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि कैटोबार जो सिस्टम होता है वो काम करता है स्टीम पिस्टन पे, जबकि इमाल सिस्टम काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे। तो इसके थ्रू आप लाइट हैवी किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हो। तो ये इमाल्स का फायदा होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि अमेरिका भारत को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी भी हो चुका है। तो उन्होंने ये अप्रूवल दे दिया है, यानी कि जब भी हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे तो हमें ये टेक्नोलॉजी मिल सकती है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ अमेरिका के ही पास है, इमाल्स वाली। बाकी अदर कंट्रीज या तो जो नॉर्मल कैटोबार मैंने बताया वो यूज करती हैं या फिर स्की जंप या स्टोबार आप कह सकते हो यूज करती है। तो ये आप समझ गए बेसिक कि थोड़ा सा ये किस तरह का लॉन्च सिस्टम है। इसके अलावा अगर और डिटेल में जाएं तो हमारा ये जो आईएनएस विशाल होगा ये आईएनएस विक्रांत का 1.5 गुना बड़ा होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 65,000 टन का, जबकि आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट लगभग 40,000 टन के आसपास का है। तो आप समझ सकते हो ये 1.5 गुना बड़ा होगा, तो इसकी वजह से ये ज्यादा एयरक्राफ्ट को लेके जा सकता है। इसमें आप 50 से 55 एयरक्राफ्ट को लेके जा सकते हो। तो ये काफी बिल्कुल अमेरिका जिस तरह के यूज करता है उस टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। प्रपल्सन सिस्टम इसका जो है वो इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम पे काम करेगा। इसमें न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं किया जा रहा है। उसका रीजन क्या है ये मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया हुआ है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी तो है कि वो न्यूक्लियर पावर दे सकता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, लेकिन फिर भी भारत क्यों नहीं यूज करता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप लिंक आई बटन से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आप समझ गए यहाँ पे कि ये किस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ये काफी बड़ा होगा, काफी हैवी होगा, ज्यादा एयरक्राफ्ट इसके थ्रू आ सकता है। अगर इसमें कैटोबार का इमाल सिस्टम यूज किया जाएगा तो आप इसमें लाइट फाइटर जेट को भी लॉन्च कर सकते हो और एवैक्स सिस्टम को भी लॉन्च कर सकते हो, जो चीज अभी हमारे पास एवैक्स वाली चीज नहीं है। तो ये बेसिकली इसका फायदा होगा। काम आपको पता है एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या होता है, एक तरीके से दबदबा बनाना। जहां ये खड़े हो जाते हैं वहां पे दुश्मन की हालत खराब हो जाती है। तो ये बेसिकली काम है। इसकी जरूरत इंडिया को क्या है, तो जी बिल्कुल है। लेकिन बात करते हैं अगर इसके करंट स्टेटस की, तो करंट स्टेटस अगर आप इसका चेक करते हैं तो आपको सिर्फ यही पता चलता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अभी अपने डिजाइनिंग फेज में ही चल रहा है। इसकी डिजाइनिंग के लिए भी हमारी कुछ बात चल रही है कि इसे किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। तो उसके लिए यूके से बात चल रही थी, लेकिन अभी ये डिजाइनिंग फेज की सिर्फ बात ही चल रही है, कुछ फाइनल नहीं हो पाया है कि ये किस तरह का बनेगा। क्योंकि यूके का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके थ्रू बात चल रही थी वो है HMS क्वीन एलिजाबेथ, और वो कैटोबार नहीं, वो एक स्टोबार टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो क्या हम वैसा बनाने वाले हैं? क्योंकि पहले न्यूज है कि कैटोबार आएगा, तो मेरे हिसाब से तो कैटोबार ही आएगा, लेकिन ये आगे पता चलेगा कि कौन सा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि क्या आईएनएस विशाल बनेगा भी या नहीं बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो उसका रीजन है फरवरी 2020 में हमारे CDS चीफ बिपिन रावत जी का एक बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें जरूरत होगी तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर को जरूर खरीदेंगे तीसरे। तो उनके इस बात से आपको क्या समझ में आता है? ऑब्वियस है कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है CDS की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने का, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्हें अभी जरूरत महसूस नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमें जरूरत महसूस होगी तो हम खरीदेंगे। जबकि इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग हमें इस चीज की जरूरत है। हालांकि बिपिन रावत जी के कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह
ज़्यादा फोकस सबमरीन पे अभी करना है। भारत के पास करंट में 2 न्यूक्लियर सबमरीन है और भारत ऐसे ही टोटल 6 सबमरीन पे काम कर रहा है। तो भारत का फोकस ये है कि हम अपने सबमरीन की संख्या को ज़्यादा बढ़ाने पे फोकस करें। एयरक्राफ्ट कैरियर हम बाद में भी कर सकते हैं और मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आज की मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं सबमरीन ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं किसी भी क्रूशियल कंडीशन में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में। तो सबमरीन अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर में होंगे तो ये फ़ायदेमंद होगा। और हाँ, एक बात और कि मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 2 में से एक चुनने की बात हो तो सबमरीन को ही चुना जाना चाहिए। और ये क्यों ऐसा हो सकता है, उसका रीज़न ये है कि हमारा बजट, इंडिया अभी कोई अमेरिका जैसी इतनी बड़ी इकॉनमी वाली कंट्री नहीं है कि हम एक साथ सारी चीज़ों को ऑपरेट कर लें। तो इस रीज़न की वजह से हो सकता है हमारे सीडीएस चीफ ने ये बयान दिया था। तो ये करंट स्टेटस है इसका कि इसका अभी कोई स्टेटस कंफर्म नहीं है। अगर इसके बारे में कभी मुझे कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।